आरएमसी एक नॉर्मल कॉर्पोरेट स्लेव था जो हर हफ्ते 78 घंटे काम करता था, लेकिन एक दिन वो अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो गया। आमतौर पर रीइंकारनेशन अच्छी बात होती है और हमारे एमसी के लिए भी थोड़ी अच्छी बात थी, पर इस बार ट्विस्ट ये था, वो एक नोबल के बॉडी में आया था जो पूरी तरह से अनपढ़ था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं थी। फिर भी उसके पास लग्जरी थी, मेड्स उसे खाना खिला रही थीं और वो रॉयल बाथ एंजॉय कर रहा था। लोग उसे काउंट का यूजलेस बेटा कहते थे जो दिन भर सिर्फ खाता और खेलता रहता है। वो इतना एंजॉय कर रहा था कि उसे ये तक नहीं पता चला कि वो किस वर्ल्ड में आ गया है। जब मैड उसे नहला रही होती है, वो कहती है, सर, कल आपके भाई लोग आ रहे हैं, आप जल्दी सो जाइए। एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है और मेड समझती है कि वो मजाक कर रहा है। वो बताती है, आपके भाई हैं लियो एंटोनियो पालासियो फैमिली से। बस ये नाम सुनते ही एमसी के दिमाग में बिजली सी गिरती है। उसे याद आता है, ये तो वही पालासियो फैमिली है जो साइकिडीलिया गेम में थी। और तुरंत फ्रस्ट्रेशन में वो अपना सिर पानी के अंदर दबा लेता है। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम खेलता था जिसका नाम था साइकिडीलिया। और उस गेम में चाहे कोई भी रूट लो, जब तक 5 ग्रेड सिन नहीं आते सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो आते हैं, किंगडम, नोबल्स, सिटीज, सब कुछ तबाह हो जाता है। वो 5 सिंस थे, ग्रीड, व्राथ, स्लॉथ, प्राइड और ऑब्सेशन। इन्हीं पापों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और उन्हीं में से एक तबाह हाउस था, पालासियो काउंटी। उसका एल्डेस्ट सन लियो था, किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और सेकंड सन एंटोनियो, ड्रग किंग, यानी पूरे के पूरे ट्रैशी नोबल्स जो मेन स्टोरी शुरू होने से पहले ही साइड क्वेस्ट में मर जाते थे। एमसी शॉक में सोचता है, मैं तो उन्हीं लोगों के घर पैदा हो गया जिसे सबसे पहले तबाह कर दिया गया था। और भी बैड लक, वो रीइंकारनेट हुआ था एज द थर्ड, सन ऑफ पालासियो, एक मॉब विलेन, एलन पालासियो। एलन बेड पर लेटा हुआ घबराता है और प्रार्थना करता है, प्लीज मुझे मेरी पुरानी ट्रैशी लाइफ में वापस भेज दो। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो सोचता है, 10 साल में मेरी डेथ फिक्स है, ये तो सैलरी ना मिलने से भी ज्यादा पेनफुल है। वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, रीइंकारनेट होने के बाद भी कोई पावर नहीं मिला मुझे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, रुको, मेरे पास एक एडवांटेज है, मैं गेम के फ्यूचर इवेंट्स जानता हूं। यानी मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं चाहूं तो मैं उन 5 सिन को तबाह होने से पहले सुधार सकता हूं। और इसी प्लान के साथ वो डिसाइड करता है 5 ग्रेट सिन को रिहैबिलिटेट करेगा ताकि अपनी नोबल लाइफ पीसफुली जी सके। 2 महीने बाद उसके ऑफिस में उसका पर्सनल नाइट याबन आता है। याबन बताता है, सर, मैंने कुछ ऑर्फन्स को रेस्क्यू करके ऑर्फनेज में भेज दिया, उनमें एक लड़की थी, यूटिया। एलन खुश होता है और सोचता है याबन सच में केपेबल है। याबन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, सर, ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? एलन उसके एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल करता है, पर उसकी स्माइल और भी अजीब लगती है क्योंकि उस चेहरे में कोई इमोशन दिखता ही नहीं। फिर भी याबन एलन को थैंक करता है। गेम में बिट्रेयल आम बात थी, पर याबन एक रेयर टॉप टियर सपोर्ट था जो कभी अपने मास्टर को बिट्रेय नहीं करता था। एलन ने जैसे ही उसे देखा, उसे तुरंत हायर कर लिया था। और जब याबन कंफर्म करता है, सर, वो रेड यूटिया को रेस्क्यू करने के लिए थी, एलन जवाब देता है, यस। तब याबन समझ जाता है क्यों एलन उस लड़की में इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। बेसिकली वो लड़की काफी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल कि याबन भी सोच में पड़ गया, अगर इसके पास इतनी पावर है तो ये खुद को इतनी आसानी से क्यों कैप्चर होने दे गई। एलन कैल्मी कहता है, तुमने सही सोचा याबन, पर मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ना किसी वजह से ही चुना था। असल में ये सब एलन का प्लान था। वो लड़की यूतिया ब्लूदिया एक ग्रोटेस्क ब्लड ट्राइब की मेंबर थी जिसने एक अनदर डिमेंशन बीइंग से कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत ही खतरनाक पावर पाई थी। और फ्यूचर में वो बनने वाली थी सिन ऑफ राथ, उन 5 ग्रेट सिन्स में से एक। लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे और सोचते थे कि उसे सिर्फ मौत ही मिलनी चाहिए। सैकड़ों लोग उसके हाथों मरे थे, लेकिन एलन के हिसाब से अगर वो शांतिपूर्वक बड़ी हो जाए तो वो डिस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। और इसी वजह से एलन सोचता है एक लैंडमाइन हट जाएगी। पर अपना असली रीजन वो याबन को नहीं बता सकता था, तो उसने एक फेक रीजन बना लिया, कुछ ऐसा साधारण सा जिससे याबन कन्विंस हो जाए। एलन कहता है, अभी वो टाइम नहीं है और किसी को हमारे काम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो याबन को एक लेटर देता है, ये यूतिया को दे देना। याबन पूछता है, सर, ये लेटर इंपॉर्टेंट है? अल्लान कहता है, हाँ, उसे काल्म करने के लिए है, उसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स झेले हैं।
इससे उसे सेटल होने में मदद मिलेगी। याबन इम्प्रेस्ड होता है कि उसका मास्टर खुद लेटर लिख रहा है। वो वादा करता है कि इसे सेफली डिलीवर करेगा। एलन अंदर से सोचता है, मैंने लेटर के अंदर एक रियल मैसेज छुपा दिया है, वही मैसेज जो गेम में आर्च बिशप ने दिया था टू काम डाउन द सिन ऑफ राथ। बस फर्क इतना था कि गेम में वो मैसेज बहुत लेट आता था, पर एलन उसे अर्ली भेज रहा है ताकि यूथिया राइट पाथ पर आ सके। एलन खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। मैं एक मॉन्स्टर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो सोचता है क्योंकि वो लोग एक अदर वर्ल्डली बीइंग को वर्शिप करते हैं, शायद ये काम कर जाए। जब यूथिया लेटर रिसीव करती है, वो शांति से उसे पढ़ती है और उसी वक्त याबन उसके बॉडी से निकलती इमेंस मैजिकल पावर महसूस करता है, इतनी इंटेंस कि हवा तक हिल जाती है। वो लड़की पूरी तरह स्ट्रेंज थी, उसमें इमोशंस लगभग नहीं थे। यूथिया पूछती है, क्या यह लेटर सच में एलन ने भेजा है? याबन के शरीर में डर की करंट दौड़ जाती है, पर वो कहता है हाँ। यूथिया एक टेरिफाइंग ऑरा जारी करती है और पूछती है, फिर एलन खुद क्यों नहीं आया? याबन शॉक होता है। ये लड़की अपनी उम्र में ही पीक लेवल पर है, इसका मना लिटरली विजिबल है। वो शांतिपूर्वक कहता है, सर ने कहा था अभी वह टाइम नहीं है। इतना सुनते ही यूथिया शांत हो जाती है और यह संभव हो पाता है अलान के हिडन मैसेज की वजह से। वो समझ जाती है ये वही बात है जो सिर्फ एक वर्थ मास्टर ही जानता होगा। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। वो कहती है, अब मुझे समझ आ गया मेरे मास्टर की विल क्या है। दूसरी तरफ एलन अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा होता है, अब अगला स्टेप क्या होगा, कैसे नेक्स्ट सिन को अपनी साइड में लाऊं। कुछ दिनों बाद एलन लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है जब याबन भागते हुए आकर कहता है, सर मैंने दूसरे साइन को रेस्क्यू कर लिया है। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड लगता है, पर एलन काल्मली पूछता है, बच्चे का ठीक से इलाज किया ना? याबन कहता है, हाँ सर, जैसे आपने कहा था मैंने उसे इलीगल स्लेव मार्केट से रेस्क्यू करके उसको इलाज के लिए भेज दिया हूं। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आता है एलन का ट्रैश बिग ब्रदर टोनियो। बिना समय बर्बाद किए वो एलन को लिटरल तौर पर पटक देता है और टॉन्ट करता है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा है। वाह। एलन चुप रहता है, पर टोनियो गुस्से में कहता है, बड़ा भाई कुछ पूछे तो उसका जवाब दिया जाता है। अलान सोचता है, इस बॉडी का पुराना ओनर अब तक कैसे जिंदा रहा? टोनियो तो हमेशा मारपीट शुरू करता रहता है। वो फाइट करना चाहता है, पर एलन सूझता है और तुरंत झुककर कहता है, बिग ब्रदर क्या आप लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं? मैं अभी निकल जाता हूं। टोनियो हंसता है और कहता है, लगता है अब तुझे अपनी औकात समझ आ गई एलन। लेकिन उसके शब्द खत्म होते ही एक नाइफ तेज हवा को चीरती हुई उनके पास से गुजरी कर सीधा दीवार में धंस गई। टोनियो हैरान रह जाता है। वो नाइफ आई थी सीधा उनके एल्डेस्ट ब्रदर लियो के हाथ से। लियो इरिटेशन में कहता है, सुबह सुबह ये कैसा तमाशा चल रहा है? बस एक पल में ही माहौल गर्म हो जाता है। लियो और टोनियो दोनों एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं। तभी एलन चुपचाप क्रॉल करते हुए वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है इन दोनों के बीच फंसना मतलब खुद अपनी मौत फिक्स कर लेना। वो सोचता है, ये फैमिली तो एक साइड कैरेक्टर जैसी है जो स्टोरी के शुरू में ही वाइप आउट हो जाती है। हाँ, ये फैमिली पावरफुल है, लेकिन ये दोनों ट्रैश ब्रदर्स हमेशा लड़ते रहते हैं कि हाउस का हेड कौन बनेगा। एक है किंग ऑफ विमेन्स और दूसरा किंग ऑफ ड्रग्स। बेसिकली दोनों ही अंडरवर्ल्ड के किंग हैं। जो जिंदा रहना चाहता है वो इनके बीच कभी नहीं पड़ता। एलन क्रॉल करते हुए रूम से निकल जाता है जबकि ये दोनों पूरा कमरा उलट पुलट कर रहे होते हैं। वो डिसाइड करता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे एक बेवकूफ ट्रैश की तरह ही जीना होगा। एलन अपने कमरे में लौटकर काउच पर गिरता है। उधर याबान सोचता है, कैसे पॉसिबल है ये फ्रेल लुकिंग इंसान जो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स तक का सीक्रेट जानता है। उसे लगता है कि एलन एक अजीब इंसान है, पूरी तरह से अलग टाइप का। जो लास्ट चाइल्ड उन्होंने रेस्क्यू किया था वो दुनिया के लिए एक वॉकिंग डिजास्टर था। उसके पास ऐसी पावर्स थीं जो लिटरली वर्ल्ड एंडिंग लेवल की मानी जाती थीं। वो चाइल्ड रेस्क्यू हुआ था किंगडम ऑफ कलोन के इलीगल स्लेव मार्केट से, और इसी तरह एलन ने रेस्क्यू कर लिया सेकंड सिन, डेइस को। डेइस एक समय में स्लेव था, मार खाता, बेचा जाता, टॉर्चर झेलता रहा। उसकी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और इसी वजह से वो बन गया था सिन ऑफ स्लॉथ, 5 ग्रेट सिंस में से एक और डेडली सिन। जब उसने अपना कंट्रोल खोया तो पूरे के पूरे किंगडम्स वाइप आउट हो गए। इतना हॉरिफाइंग था कि प्लेयर्स तक ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते थे। इसलिए एलन ने याबन को पहले ही चेतावनी दी थी, उसके साथ सॉफ्टली डील करना वो बहुत कमजोर है। याबान पूछता है, सर जो लेटर आपने यूतिया को भेजा था क्या उसका कनेक्शन इसी चाइल्ड से था? एलन कहता है, एग्जैक्टली। उस लेटर में मैंने एक हिडन मैसेज डाला था। मैंने यूतिया से कहा था वो इस बच्चे का ख्याल रखे, और जैसे ही उसने ऑर्डर दिया यूटिया ने उसे फॉलो किया। वो डेइस के पास गई और बोली, तुम्हें एक ग्रेट मास्टर ने चूज किया है। अगर तुम अपना रिवेंज पाना चाहते हो तो तुम्हें एलन के लिए प्योर लॉयल्टी से सर्व करना होगा। यूतिया की मदद से डेइस धीरे धीरे अपनी पावर कंट्रोल करने लगता है और शांति से जीने की कोशिश करता है।
पर एलन अब भी पैनिक में है क्योंकि उसे नहीं पता थर्ड बॉस कहाँ है। तभी दरवाजा खुलता है और याबन एंटर होता है। सर, एक शॉकिंग न्यूज है, सेकंड सन टोनियो मर चुका है। एलन का चेहरा फ्रीज हो जाता है। व्हाट? टोनियो मर चुका है? स्टोरी के हिसाब से तो टोनियो इतनी जल्दी तो नहीं मारा था। कुछ ही वक्त में फ्यूनरल अरेंज होती है। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनके फादर हॉल में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, जैसे बेटे की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एलन के दिमाग में डाउट उठता है। एक्सीडेंटल फॉल? नॉनसेंस। गेम में तो लियो को उसे मारने में स्ट्रगल हुई थी, लेकिन यहाँ लियो खुद टोनियो के कॉर्प्स पर हंस रहा था। एलन समझ जाता है, जो भी हो, मुझे अपने प्लान पर टिके रहना होगा। 5 ग्रेट सिंस को गैदर करना ही मेरा वन एंड ओनली गोल है। 1 साल बाद पलासियो हाउस में सब कुछ शांत लगता है। अब सिंहासन के लिए कोई भी लड़ाई नहीं होगी और लियो ने अपने भाई का ड्रग ट्रेड पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। उस 1 साल में एलन और यूतिया लेटर फ्रेंड्स बन जाते हैं, रेगुलरली एक दूसरे को लिखते हैं। ऑर्फनेज भी अब डोनेशन से भरा हुआ है। तभी यबान आता है। सर, मुझे एक क्लू मिला है, वो एंशिएंट रिकॉर्ड के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे थे। एलन कहता है, परफेक्ट, मतलब थर्ड बॉस फाइनली मिल गया। उसके लिए वो एक पीसफुल इवनिंग थी, पर उसी वक्त ड्रग वितरण साइट पर एक और साइलेंट स्टॉर्म तैयार हो रहा था। गोदाम के अंदर 2 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो लियो के अंडर काम करते थे अंदर घुसते हैं और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनके दर्जनों आदमी मरे पड़े हैं, जिनकी अभी भी सांसें चल रही थीं, वो भी जैसे किसी इनविजिबल फोर्स से कंट्रोल हो रहे हों। अपने ही हाथों से अपने गले में नाइफ घोंप लेते हैं। चीखें, खून और मौत की बदबू पूरे गोदाम में फैल जाती है और कुछ पल बाद वो दोनों ऑफिसर्स भी अपने बाकी साथियों जैसा ही अंजाम पाते हैं। असल में इस सबके पीछे था डेइस, जो अपनी हर मूव पर यूतिया की निगरानी में काम कर रहा था। सभी बैड गाइज को खत्म करने के बाद डेइस ने शांत लहजे में यूतिया से पूछा, क्या जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है? यूतिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये सब मायने रखता है। यूतिया ने समझाया कि ये सब हमारे रिवेंज प्लान का हिस्सा है और ये हमारे मास्टर की वापसी का रास्ता साफ करेगा, क्योंकि जब वो लौटेंगे तो उनका थ्रोन बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। देश की आंखों में पहली बार समझ की चमक आई। वो अब वाकई यूतिया की बातों का मतलब समझ चुका था। जाने से पहले दोनों ने पूरे वेयर हाउस को जला डाला और जमीन पर छोड़ा एक ब्लू मून साइन, क्योंकि वो खुद को कहते हैं ब्लू मून, यानी एलेन्स ब्लेड। 1 साल बाद सब कुछ शांति से चल रहा है। याबान रिपोर्ट लेकर आता है। वो 5वें बच्चे को भी बचा चुका है। 5वां बच्चा भी अब ऑर्फनेज भेज दिया गया है और अलेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, फाइनली मैंने अपना सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया। खुशी के मारे अलेन अब याबान को सबसे अच्छे गुडीज खिलाता है। तीसरे सिन, ग्रीड को ढूंढना सबसे मुश्किल था, लेकिन उसकी गेमर नॉलेज ने कमाल कर दिया। सब कुछ परफेक्ट तरीके से सेटल हो गया। अलेन मुस्कुराकर कहता है, अब तुम थोड़ी रेस्ट ले लो। यबन, बहुत भाग दौड़ कर ली तुमने। यबान हंसते हुए पूछता है, मिशन पूरा हो गया? और अलेन जवाब देता है, हाँ, पूरा। फिर भी यबान नोटिस करता है कि अलेन के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। अलेन बस कहता है, मैं खुश हूं, देखो मैं मुस्कुरा भी रहा हूं। हालांकि उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अलेन जमीन पर लेट जाता है और गहरी सांस लेकर सोचता है, फाइनली सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने चाहा था। वो जानता था ये बच्चे बुरे नहीं थे, बस उनका इविल पास्ट ही उन्हें ऐसा बना गया था। इसलिए उसने ठान लिया था कि सबको बचाएगा। यबान उसे एक लेटर देता है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है बॉस, बच्चे अब पहले जैसे टूटे हुए नहीं लगते। अलेन के चेहरे पर राहत आ जाती है। वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, अब हमें केयर टेकर्स की जरूरत नहीं। वो यूतिया की तारीफ करता है, वो वाकई एक अच्छी बच्ची है। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना प्रेशर संभाल पाएगी। उसके लेटर में लिखा था, सब कुछ सेटल्ड हो चुका है मास्टर, अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अलेन मुस्कुराकर सोचता है, सारे 5 बच्चे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लगता है एनवायरनमेंट सच में बहुत मैटर करता है। याबान पूछता है, तो अब तुम उनसे कब मिलोगे? अलेन अंदर से जानता था वो उनसे मिलना नहीं चाहता। वो उन किड्स के गेम वाले रूप से डरता था, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, कभी ना कभी फ्यूचर में उनसे जरूर मिलूंगा। अब जब रेस्क्यू पूरा हो गया तो अलेन का अगला गोल था सेल्फ डिफेंस सीखना, और चूंकि मैजिक के लिए टैलेंट चाहिए होता है, वो कहता है, शायद मुझमें वो टैलेंट है। तभी याबान पूछता है, क्या तुमने ब्लू मून के बारे में सुना है? अलेन सिर हिलाता है, नहीं। और याबान बताता है, वो एक ग्रुप है जो हाल ही में मशहूर हुआ है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का शिकार करने के लिए। क्योंकि ये काम बस क्लीनिंग अप ट्रैश जैसा लग रहा था, अलेन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और वैसे भी ब्लू मून तो गेम की स्टोरी में था ही नहीं, तो उसे लगता है कि ये ग्रुप ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन तभी याबान एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, ब्लू मून ने नोबल्स को मार दिया है और इसी वजह से उसने सोचा था कि शायद अलेन उन्हें जानता हो। ये सुनकर एलिन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत याबान से कहता है, आज से तुम मेरे कमरे के बगल वाले रूम में ही सोओगे। उधर ब्लू मून की लीडर यूतिया अपनी टीम से इस हफ्ते की रिपोर्ट मांग रही थी। सियोलांग यानी सिन ऑफ प्राइड बताना शुरू करती है।
मैंने सारे स्लेव ट्रेडर हेड्स का काम तमाम कर दिया, वो मुस्कुराकर जोड़ती है, लेकिन मैंने उन्हें एक मौका दिया था। अगर वो मेरी आंखों का कलर गैस कर लेते तो मैं उन्हें छोड़ देती। वो हल्के से हंसती है। ऑब्वियसली कोई भी नहीं बता पाया और अगले ही पल उसने सबको खत्म कर दिया। अब बारी थी सिन ऑफ ग्रीड, रायन की। उसने काल्मली कहा, सारे बॉडीज साफ सुथरे तरीके से दफना दिए गए हैं। और इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का क्या हुआ? वो काम रोदन, सिन ऑफ ऑब्सेशन, ने संभाल लिया था। सब कुछ सुनकर यूतिया बेहद संतुष्ट दिखती है। वो बोली, परफेक्ट, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, याद रखो, हम सब सिर्फ ब्लू मून की गोलोरी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तभी रोडन थोड़ा झिझकते हुए बोला, लीडर, एक प्रॉब्लम है। उसने बताया, एवलॉन नाम की ऑर्गेनाइजेशन का हेड अब लियो काउंट का एल्डेस्ट सन है। और जब हम दक्षिण वाले बेस को मिटा रहे थे, हमें एक डेंजरस डॉक्यूमेंट मिला। उसमें लिखा था, लियो अपने फादर की डेथ के बाद अलैन को खत्म करने की प्लान बना रहा है। ये सुनते ही यूटिया की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। 2 साल बीत जाते हैं और आखिरकार काउंट पेडियो की मौत हो जाती है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कार्डियक अरेस्ट, लेकिन जो उसे जानते थे सब समझ गए कि ड्रग अब्यूज ने ही उसका अंत किया। फ्यूनरल के दौरान लियो को खबर मिलती है कि ब्लू मून ने फिर से उसके बिजनेस पर हमला किया है। इधर अलैन अपने भाई और उसके आदमियों की बातें सुनता है, जो अब पहली बार ब्लू मून को सीरियसली लेने लगे थे। फ्यूनरल बिना किसी इमोशन या मोर्नर्स के खत्म हो गया। बस एक ठंडी खामोशी थी। फ्यूनरल के बाद याबान ने पूछा, अब अगला प्लान क्या है बॉस? वो याद दिलाता है कि अगले साल लियो टाइटल इनहेरिट करेगा। पर अलेन शांत लहजे में बोलता है, हम यहां से जा रहे हैं। याबान हैरान, क्या? कहां? अलेन जवाब देता है, साउथ की एक रिमोट विलेज, रॉडमिल। दोनों बिना देर किए मैंशन छोड़ देते हैं। रॉडमिल में जाकर वो पहली बार आराम से सांस लेते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि कुछ शॉकिंग हो चुका था। एल्डेस्ट सन लियो मर चुका था। अलेन यकीन नहीं कर पाता, मैं सिर्फ 3 दिन पहले ही यहां से गया था और वो पहले ही मर गया। डेथ रिपोर्ट कहती है, ब्लेड सीधे दिल में घुसने की वजह से मौत, पर जिसने मारा वो अब तक मिस्ट्री है। कुछ देर बाद यबान कहता है, मुझे कुछ अनयूजुअल मिला है, और फिर सीधा पूछता है, बॉस, क्या आपने ही एक रात में इवोलन को मिटा दिया था? अलेन सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि बाकी नोबल उसकी आंखों में देखने से डर क्यों रहे थे। असल में जिस दिन अलेन रॉडमिल जा रहा था, याबन ने उससे पूछा था, आप सिटी क्यों नहीं जा रहे? वो ज्यादा सेफ होता। पर अलेन के दिल में जवाब साफ था, रॉडमिल ही वो जगह थी जहां वो अपना फाइनल प्लान पूरा कर सकता था। वो सोचता है, मैंने 5 सिंस को बचा लिया, दुनिया के डिस्ट्रक्शन को रोक दिया। अब यही सही जगह है जहां मुझे रहना चाहिए। वो बस इतना ही कहता है, हर चीज का एक रीजन होता है यबन। याबान थक कर मुस्कुरा देता है, तुम हमेशा यही कहते हो बॉस, और बात वहीं खत्म हो जाती है। असल में लियो पहले ही उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था, पर जब उसने देखा कि एलेन खुद ही मंशन छोड़ रहा है, तो उसने प्लान रोक दिया। अलेन ने जाते वक्त उसे ऐसे झुककर सलाम किया जैसे डर गया हो, और इससे लियो को भरोसा हो गया कि वो हार्मलेस है। लेकिन जाते जाते उसने अपने असिस्टेंट अल्मन को आदेश दिया, उसकी काररीज के पीछे जाओ। अल्मन ने पूछा, क्या आप उसे मारना चाहते हैं सर? यह सुनकर लियो शॉक हो गया, क्योंकि अल्मन हमेशा से वो बंदा था जो बिना एक शब्द बोले हर ऑर्डर फॉलो करता था। लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहा था। लियो गुस्से से बोला, अल्मन, तेरा काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। पर उसे क्या पता था, अगला पल उसकी जिंदगी का आखिरी होगा। अल्मन ने अचानक अपनी सोर्ड सीधा लियो के चेस्ट में घुसा दी। लियो आंखों में हैरानी लेकर पूछता है, तूने मुझे बिट्रे क्यों किया? अल्मन हल्की सी स्माइल देता है, सिंपल है, मुझे गेम्स खेलना पसंद है। और तभी सच सामने आता है, ये बंदा अल्मन नहीं बल्कि राडन, द सिन ऑफ ऑब्सेशन था। कोई भी हमारे मास्टर द ग्रेट मून को टच नहीं कर सकता। भले हमारे मिशन लिमिट हो सकते हैं, पर मास्टर की सेफ्टी पर सवाल नहीं उठता। वो बताता है कि वो 2 साल से वेट कर रहा था, सिर्फ एक गलती के लिए। और जैसे ही लियो ने कहा कि वो एलन को हर्ट करेगा, राडन ने अपना मूव ले लिया। लियो खून में डूबते हुए कहता है, मेरे सबऑर्डिनेटर्स तुझे यहां से जिंदा जाने नहीं देंगे। राडन मुस्कुराता है, और अब तू ये कहकर खुद एवलॉन के विनाश का रीजन बन गए। वो सिर हिला के कहता है, ग्रेट मून एलन ने तुझे जीने का चांस दिया था, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन, एलन एक खूबसूरत सुबह उठता है जिसे वो अपना पैराडाइज मानता है। खाता है, सोता है, चिल करता है, बिल्कुल एक नोबल की तरह। वो इतना एंजॉय कर रहा था कि सोचता है, शायद मैं एक टोस्ट बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तब याबन रूम में आता है और कहता है, सर, एक मैसेज आया है। लेटर पढ़ते ही एलन का फेस फ्रीज हो जाता है। उसके भाई की मौत की खबर थी। सिर्फ एक लेटर ने उसका पैराडाइज 3 दिन में खत्म कर दिया।
दुखी दिल से वो स्टेट वापस आता है और देखता है सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। तब याबन कहता है, सर, आप कब से मास्टरमाइंड बन गए जो एवोलन को डिस्ट्रॉय कर दे? एलन शॉक हो जाता है और समझता है ये सब कोई क्रेजी इल्यूजन लग रहा है। वो याबन से कहता है, एक्सप्लेन करो सब कुछ। याबन काल्मली बोलता है, सर, फायदा सिर्फ आपको ही हो रहा है। लियो मर चुका है और आप उत्तराधिकारी बन गए हो बिना कोई रिवल्स के, और अवलॉन के गिरने के बाद कोई आपके रास्ते में नहीं। कॉन्ग्रेट्स सर, अब आप काउंटी के मास्टरमाइंड बन चुके हो। याबन खुद को सोर्ड मास्टर बोलता है और कहता है, मैं अब आपके कमांड में हूं। एलन कंफ्यूज्ड है और पूछता है, याबन, तुम्हें मजा आ रहा है क्या? वो सब सोचता रहता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग था जो एवलॉन को एक रात में मिटा दे? तब उसे याद आता है ब्लू मून। वो कहता है, क्या ये उनका काम हो सकता है? पर याबन कहता है, गिल्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्लू मून इन्वॉल्व नहीं है। वो बॉडीज नहीं छोड़ते, सिर्फ एक मार्क छोड़ते हैं। एवोलन के लोग तो स्वॉर्ड से मारे गए थे। तब एलन को समझ आता है उसका असिस्टेंट स्वॉर्ड चलाता है, इसलिए उसे मास्टरमाइंड बना दिया गया। अब वो सोचता है, अगर ब्लू मून नहीं तो फिर कौन था? दूसरी तरफ एक मीटिंग में यूटिया पूछती है, क्या हमारे इन्वॉल्वमेंट के कोई ट्रेस बचे? सब कहते हैं, नहीं मैडम, सब क्लीन है। जो कुछ भी उन्होंने पीछे छोड़ा था वो बस बॉडीज के ढेर थे, और उन्होंने सब कुछ यूतिया के कहे मुताबिक ही किया था। यूतिया मुस्कुराती है क्योंकि उसका प्लान बहुत अच्छे से काम कर गया था। इससे एवलॉन, वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, खत्म हो गई जिसने कभी एस्टीरिया किंगडम को रैंसम पर रखा हुआ था। यूटिया और उसके कॉलीग्स को एवलॉन को बर्बाद करने में सिर्फ 5 डेज लगे थे। क्रेडन तब यूटिया को बताता है कि क्लीन अप अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यूटिया उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है, और वो बताता है कि उसे और भी नोबल्स मिले हैं जो एवलॉन से कनेक्टेड थे। लगता है कि अल्थिया ड्यूक डॉमिस सब में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व्ड कल्प्रिट है। बिना सोचे समझे यूटिया ग्रुप से कहती है कि उन्हें चुपचाप इस थ्रेट को हटाना होगा। यूटिया फिर अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन गिल्ड के बारे में पूछती है, और वो उसे यकीन दिलाते हैं कि गिल्ड के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें इस अनाइलेशन से लिंक कर सके। बेसिकली बाकी सभी गिल्ड्स का भी वही व्यू था जो इंफॉर्मेशन गिल्ड का था, क्योंकि वो सब इसे हेल क्रिएटेड बाय द सोर्ड मास्टर कह रहे थे। रिने तब यूतिया से पूछती है कि क्या उन्हें सर्वेलेंस बनाए रखना चाहिए, और वो उनसे ऐसा करने के लिए कहती है। यूतिया उन्हें बताती है कि यह कितना इंपॉर्टेंट है कि उनके मास्टर को इन सब के बारे में पता न चले। डेउस कहता है कि लियो, जो एलन का भाई था, उसी ने पहले उसे टारगेट किया था। यूतिया तब कहती है कि वो जो उन्होंने किया उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एलन से ऑर्डर नहीं मिला था। यूटिया उन्हें याद दिलाती है कि वो एक सोर्ड है और उन्हें अपने दम पर सोचने की इजाजत नहीं है। यूतिया कहती है कि ब्लू मून सिर्फ दिए गए ऑर्डर पर ही चलता है, और साथ ही वो उन्हें वार्न करती है कि उनका मास्टर सब कुछ जानता है। ये ध्यान में रखते हुए वो उनसे कहती है कि वो हमेशा अपने मास्टर के बनाए स्टैंडर्ड्स पर जी और उसे कभी डिसअपॉइंट न करें। डेउस हैरान था कि यूतिया, जो ओवरवेलमिंगली पावरफुल है, एलन के उनके कारनामों के बारे में पता चलने से डर रही है। फिर भी डेउस आर्ग्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो एलन के लिए ही था। 1 महीने बाद एलन खुद को कई कामों में फंसा हुआ पाता है। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि ये वो जिंदगी थी जिसने उसे चुना था। लियो की मौत की वजह से एलन ने अपने लिए ढेर सारी नाराजगी कमा ली थी। हैरानी की बात है कि लियो की मौत 6 इयर्स बाद तक नहीं होनी चाहिए थी। पूरी फैमिली की सडन डेथ की वजह से सारा काम एलन पर आ पड़ा था। मामले को और भी बुरा बनाने के लिए हर कोई बहुत मेहनत से काम कर रहा था और अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर कर रहा था। एलन को याद है कि उसके पिता के टेन्योर के दौरान वो सब कीड़ों की तरह काम करते थे। उसे नहीं पता था कि सर्वेंट्स और वर्कर्स बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि वो उसके बैड साइड पर ना आ जाए और कहीं किसी गड्ढे में न मिले। एलन चाहता था कि सर्वेंट्स खुद ही सब कुछ सुलझा लें बिना उसे इन्वॉल्व किए। बाद में इवन एलन की तारीफ करता है कि उसने 2 इयर्स के अंदर अपनी मैजिक प्रैक्टिस के 2nd टियर पर पहुंच गया। इवन एलन से कहता है कि उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, क्योंकि 2nd टियर तक पहुंचने में नॉर्मली अबाउट 4 इयर्स की ट्रेनिंग लगती है। हेवन से आर्ग्यू करने से बचने के लिए एलन मान लेता है कि वो मैजिक के मामले में टैलेंटेड है। बेसिकली एलन अपनी सारी नॉलेज मैजिक डिफेंस में लगा रहा था, क्योंकि वो नर्वस था। जो टेक्निक वो सीख रहा था उसके लिए बहुत ज्यादा मैजिक कंट्रोल की जरूरत थी, लेकिन एलन को नहीं लगता था कि वो इसमें अच्छा हो पाएगा। शुरू में एलन एक्साइटेड था क्योंकि उसे लगा था कि प्लान खत्म होने के बाद कोई और डेंजर नहीं होगा। इससे वो बिना स्ट्रेस के सेल्फ स्टडी कर सकता था।
लेकिन रीसेंट कॉल फॉर सिक्योरिटी के साथ एलन को रियलाइज हुआ कि उसका मोनोहोल बहुत छोटा है। बेसिकली मोनोहोल जिसके साथ इंसान पैदा होता है वो एक एथलीट के बॉडी टाइम की तरह होता है जो जन्म से फिक्स्ड होता है, और जब एलन के मोनोहोल की बात आती है तो वो काफी छोटा था, इतना छोटा कि उसकी ट्रेनिंग भी उसे कवर नहीं कर सकती थी। हेलन अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में सोच रहा था जब एवन उसे इन्फॉर्म करता है कि एक डांस इनविटेशन आया है। एलन हैरान था कि उसे एक डांस पार्टी में इनवाइट किया गया है, लेकिन उसके पास अटेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हॉल में कदम रखते ही एलन कंप्लेन करता है कि वो पहले ही थक चुका है। ये पार्टी नोबल्स के बीच नेटवर्किंग के लिए एक रेगुलर बॉल थी जो एस्टीरिया किंगडम के सदर्न रीजन में हेल्ड की गई थी। एलन भी बॉल पार्टी से कनेक्शंस बनाने के बारे में सोचता है क्योंकि वो जल्द ही काउंट बनने वाला था। एलन को लगता है कि दूसरे नोबल्स के साथ अच्छे कनेक्शन फ्यूचर में उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। एलन अपना मूव बनाता है, लेकिन सभी नोबल्स उसे ऐसे अवॉइड करने लगते हैं जैसे वो कोई बीमारी हो। एवन उसे कंसोल करता है, ये कहते हुए कि वो अपसेट ना हो, लेकिन एलन अपसेट था ही नहीं। हेलन को पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। एलन एवन से कहता है कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। एलन ड्रिंक टेबल की तरफ चलता है और अपने मूव के बारे में सोचता है, भले ही उसे ब्लैक शीप होने की वजह से अवॉइड किया जा रहा था। एलन अपनी करंट सिचुएशन को अपनी सोशल स्किल से सॉल्व करने के लिए तैयार था, जिसकी उसने सीक्रेटली प्रैक्टिस करने का दावा किया था। एक वाइन कप उठाकर वो एक बंदी के पास जाता है और कहता है कि ड्रिंक कितनी अच्छी है। वो उस बंदी से कहता है कि वो कुछ बॉटल्स घर ले जाना चाहेगा, और वो स्माइल के साथ कॉन्वर्सेशन खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था उसकी स्माइल बहुत डरावनी लगती है। डर से कांपती हुई वो बंदी एलन से कहती है कि वो अपने पिता से इसे अरेंज करने के लिए कहेगी, और इससे पहले कि एलन कुछ और कहता वो भाग जाती है। एलन खुद को अकेला पाता है, जबकि घर में मौजूद दूसरे गेस्ट्स फुसफुसाने लगते हैं कि एलन ने जरूर उस इनोसेंट बंदी को थ्रेटन किया होगा जिससे वो भाग गई। बल्कि उन्हें लगता था कि एलन अपने मरे हुए भाइयों से भी ज्यादा बुरा है। एलन खुद को इस रियलिटी से बहलाने की कोशिश करता है कि वो बंदी उससे डर गई थी, और ये कंक्लूजन निकालता है कि वो जरूर शाय होगी। हेवन एलन को कंसोल करने के लिए आता है और वो उन सभी सैक्रिफाइसेस के बारे में बताता है जो उसने सब कुछ अच्छा करने के लिए किए थे। उसे आखिरकार समझ आता है कि पलेतियो नाम उसकी सोच से भी ज्यादा ड्रेडफुल है। चूंकि रूमर्स ने क्लेम किया था कि उसने अपने भाइयों को मरवाया है, वो ऑटोमेटिकली वो इंसान बन गया था जिससे कोई एसोसिएट नहीं होना चाहता था। कमरे से तंग आकर एलन एवन से कहता है कि उसे कुछ ताज़ा हवा चाहिए। मीनवाइल एक पिक्यूलियर रेड हेडेड वुमन एलन पर नजर रखे हुए थी। एलन बैल्कनी पर अपनी ट्रैश लाइफ को याद कर रहा था जब एक स्ट्रेंज बंदी आकर एलन से बात करने की इजाजत मांगती है। एलन हैरान था कि किसी ने उससे बात की, और जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो लोरिया अल्टिया है, अल्टिया डुकल हाउस की तीसरी बेटी। एलन को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती कि उस हाउस से कोई उससे बात कर रहा है। एलन को याद है कि अल्टिया फैमिली गेम के ग्रेट विलन्स में से एक थी। वो बेसिकली नॉर्थ के ब्लैक शीप थे। एलन समझ जाता है कि जिसने भी उससे बात करने का फैसला किया है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। लेकिन एलन हैरान था कि उसे ये बंदी याद क्यों नहीं है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसने उसे गेम खेलते हुए देखा था। तभी लोरिया सीधे पॉइंट पर आती है और एलन से कहती है कि उसे उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है क्योंकि जल्द ही उसका असैसिनेशन होने वाला है। हेलन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो बंदी बताती रहती है कि अब तक वो अपने पिता के प्रोटेक्शन में थी क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस की बेटी है, लेकिन अब उसके पिता बीमार पड़ गए हैं और उसे डर है कि उसकी बहनें उसे खत्म कर देंगी। एलन को आखिरकार समझ आता है कि ये सब सर्वाइवल के बारे में है, और तब उसे याद आता है कि उसे वो बंदी इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो गेम की मेन स्टोरी शुरू होने से पहले ही मर गई थी। लोरिया एलन से मदद के लिए प्लीड करती रहती है और एलन अपना जवाब देते हुए कहता है कि वो मदद नहीं करने वाला। लोरिया कहती है कि वो उसकी मदद फ्री में नहीं मांग रही है। लोरिया एलन से वादा करती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे हाफ ऑफ द डूच दे देगी। एलन उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि वो जा रहा है। एलन मानता है कि लोरिया एक टाइट पोजीशन में है, लेकिन साथ ही अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो खुद को भी डेंजर में डाल देगा। भले ही वो मदद करना चाहे, एलन जानता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि रूमर के उलट वो सिर्फ एक टैलेंटलेस डूड है। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने वाला होता है, एलन की कॉन्शियंस उसे रोक लेती है और वो मुड़कर लोरिया से बात करता है। वो उसे कहता है कि उसके लिए कुछ अच्छा होगा, और मन ही मन वो उम्मीद करता है कि वो सच में किसी ऐसे से मिले जो उसकी मदद कर सके। मीनवाइल सिंस जो एलन पर नजर रखे हुए थे नोटिस करते हैं
कि लोरिया ने उससे अप्रोच किया है और वो ये डिसाइड करते हैं कि एक्ट करने से पहले यूटिया को बताना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिने तब देउस से कहता है कि शायद सिचुएशन रिपोर्ट करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि लोरिया ही अकेली अल्तिया है जो उनके बुरे कामों से एफिलिएटेड नहीं है। ये उसे रदान के टारगेट होने से बचाता है। डेउस अग्री करता है कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि बाकी एल्टियस से तो डील कर ही लिया जाएगा। रिने बताता है कि यूटिया ने उनसे कहा है कि सारे इंफॉर्मेशन फ्लो को कट ऑफ कर दिया जाए ताकि अवलॉन इंसिडेंट की खबर एलन तक कभी न पहुंचे। एलन हॉल में अकेला चल रहा था जब उसे रेड हेडेड बंदी अप्रोच करती है। एलन पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ग्रीट उसे किया जा रहा है या किसी और को। एलन नर्वसली ग्रीटिंग्स का जवाब देता है और जिस तरह से वो बंदी चल रही थी और उसका ऑरा था, एलन देख सकता था कि वो एक शेडी पर्सन है। एलन याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने उसका चेहरा गेम में जरूर देखा था। इसके अलावा उसे लगता है कि जो भी उससे बात करता है वो नॉर्मल नहीं होता। एलन को आखिरकार उसका नाम कालिया जिनोनिया याद आता है और वो उसके पास जाकर ग्रीटिंग्स ऑफर करता है। कालिया ये देखकर शॉक हो जाती है कि एलन सच में उसे जानता है। एलन उस बंदी से कहता है कि वो उसे जानता है क्योंकि वो काफी फेमस पर्सन है। असल में एस्टीरिया किंगडम में 3 ग्रेट हाउसेस थे। नॉर्थ में हाउस एल्टिया, ईस्ट में हाउस पलेशियो और वेस्ट में जिनोनिया के डिजेनरेट्स। पता चलता है कि कालिया काउंट जिनोनिया की सबसे बड़ी बेटी है। अगर पलेथियो को एक गैंग माना जाता है तो जिनोनिया एक ज्यादा रिफाइंड कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट था। भले ही उसे एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए कुछ नोबल कनेक्शन की जरूरत थी, एलन को डर था कि उसे जिनोनियास के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एलन कॉम्प्लीमेंट जारी रखते हुए कलिया से कहता है कि वो फेमस है क्योंकि वो ब्यूटीफुल है और कैलिया कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे थैंक यू कहती है। कैलिया कहती है कि वो और बात करना चाहेगी और एलन अग्री करता है, लेकिन कहता है कि उन पर बहुत सारी आंखें देख रही हैं। मन ही मन एलन बस चाहता था कि वो बंदी उसे जाने दे। कैलिया मुस्कुराती है और कहती है कि एलन बिल्कुल वैसा ही है जैसा रूमर्स में कहा गया है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो उससे फिर से मिलना चाहेगी। एलन ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उस बंदी का क्या मतलब था।